एक व्यक्ति बेहद ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत ही नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों के अलावा अपने माता पिता की भी सेवा करता है। अपने परिवार की इतने बेहतर तरीके से देखभाल करता है कि जो भी उसे देखता है हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद सबको दे। लेकिन मात्र उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत खास करके उसके परिवार वालों को मालूम चलता है तो खुद उनका भी सर शर्म के मारे झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना पड़ता है लसुड़िया। लसुड़िया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लोटस विला, और इसी लोटस विला इलाके का रहने वाला सतीश तदवादी। सतीश जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। सतीश की पत्नी का नाम है श्रेया। सतीश की एक ही बेटी है जिसका नाम है ईसा, जिसकी उम्र है 14 साल। सतीश के परिवार में उसकी पत्नी और बेटी के अलावा और भी 4 लोग हैं, जिसमें माता पिता और 2 छोटे भाई हैं। सतीश जो एक फर्नीचर फैक्ट्री में मैनेजर पद की नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 20 अगस्त की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास, जब सतीश अपनी वैगनार लेकर अपने कंपनी के लिए निकलता है। सतीश अपनी पत्नी से कहता है कि रात को आने में मुझे देर हो जाएगी क्योंकि कंपनी में मीटिंग है। रात के लगभग 10 बज जाता है। सतीश जब अपने घर पे नहीं आता है तो उसकी पत्नी श्रेया अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है। फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं साहब का पीए हूँ, साहब अभी मीटिंग में है, जब फ्री हो जाएंगे उनसे बात कर लेना। इससे पहले कि श्रेया उससे कुछ और पूछताछ कर पाती, वो व्यक्ति फ़ोन कट कर देता है। इधर श्रेया भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसका पति का तो कोई पीए है ही नहीं, इसीलिए फिर से दोबारा अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है। लेकिन अब सतीश का नंबर लगातार स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से श्रेया पूरी रात अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है। ना तो कभी मोबाइल ऑन होता है और ना ही सतीश घर वापस आता है, और आखिरकार देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह तक भी सतीश जब घर वापस नहीं आता है तो श्रेया अपने ससुर रामकृष्णा से कहती है कि जा कर के कंपनी में पता कीजिए कि वो कहाँ रह गए। रामकृष्णा जब सतीश के कंपनी के लिए रवाना होता है तो अपने साथ अपने दोनों बेटों को भी ले लेता है, जिसमें से एक का नाम है संतोष और दूसरे का नाम है संजय। तीनों जब सतीश के कंपनी में पहुंचते हैं, वहां पे जब सतीश के बारे में पूछताछ करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि दरअसल सतीश तो कल कंपनी में आया ही नहीं था। जैसे इस तरह की जानकारी मिलती है, रामकृष्ण अपने दोनों बेटों को लेकर के अब सीधे नज़दीकी थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से सतीश की हर जगहों पर तलाश करती है। एक दिन का और समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सतीश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और आखिरकार अगले दिन 21 अगस्त को नगदा जिला के बिरला ग्राम थाने के अंतर्गत डाबरी गांव के पुलिया के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के इलाके के तमाम थानों में सर्कुलेट कर देती है। पर जैसे ही ये फ़ोटो इधर लसुड़िया थाने के पुलिस को मिलती है, पुलिस उस फोटो को देखकर पहचान लेती है। साथ ही साथ थाने में रामकृष्णा और उसके दोनों बेटों को बुलाती है। तीनों जब थाने में पहुंचते हैं, पुलिस उस फोटो को दिखाती है। रामकृष्ण जब उस फोटो को देखता है, देखकर ही रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा सतीश है। जैसे ही डेड बॉडी को पहचान लेता है, पुलिस तीनों से कहती है कि सतीश की डेड बॉडी बिरला ग्राम थाने में पुलिस को बरामद हुई है, आप लोग वहां पर जाइए और जाकर के डेड बॉडी को शिनाख्त कीजिए। उसके बाद से रामकृष्ण अपने दोनों बेटों को लेकर के बिरला ग्राम थाने में जाता है। पुलिस से जब कांटेक्ट करता है तो मालूम चलता है कि पुलिस सतीश की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा चुकी है। पुलिस जब डेड बॉडी को दिखाती है
रामकृष्ण उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है। इसीलिए पुलिस अब सतीश की डेड बॉडी रामकृष्ण के हवाले कर देती है। रामकृष्ण जब अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर अपने घर पे पहुंचता है, पूरे घर में मातम से छा जाती है। आखिरकार रामकृष्ण का परिवार सतीश के अगले दिन अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इधर पुलिस को सतीश का डेड बॉडी तो बरामद हो जाती है, लेकिन उसके वैगनार गाड़ी के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस ये भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार सतीश उतना दूर पहुंचा कैसे। इसीलिए पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले सतीश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब सतीश के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे सतीश ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी एंजल राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। एंजल जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो इसी इंदौर के छोटी ग्वाल टोली की रहने वाली है। पुलिस को जैसे ही एंजल का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अब सतीश की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब एंजल के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि एंजल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। पुलिस जब एंजल के नंबर पे फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ ही बताने लगता है। इसीलिए पुलिस का अब कहीं ना कहीं एंजल के ऊपर ही शक चला जाता है। इसलिए पुलिस एंजल के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है और फिर इंतजार करने लगती है। लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, 29 अगस्त को इधर पुलिस जब रोड पे गाड़ी चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की नज़र एक वैगनार गाड़ी पे जाती है, जिस गाड़ी पे ना तो आगे और ना ही पीछे कोई नंबर प्लेट था। उस गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। पुलिस उन दोनों को लेकर के साइड निकालती है और सबसे पहले उन दोनों का नाम पूछती है, जिसमें लड़का का नाम है नंद किशोर और लड़की का नाम है एंजल राय। एंजल राय जैसे ही अपना नाम पुलिस को बताती है, पुलिस इस बात की जानकारी लसुड़िया थाने में देती है। इधर लसुड़िया थाने के पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत ही वहां पे जाती है और वहां से एंजल और उसके साथ साथ नंद किशोर दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। और पुलिस सबसे पहले एंजल से सतीश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। एंजल भी बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी सच्चाई ही कबूल नहीं करती है, बल्कि बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सतीश की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब एंजल की उम्र मात्र 11 साल होती है। एंजल जब 11 साल की होती है तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। एंजल के रिश्तेदारी में और कोई होता भी नहीं है, जिसकी वजह से एंजल को मजबूरन अब अनाथ आश्रम जाना पड़ जाता है। एंजल भोपाल के चाइल्ड केयर अनाथ आश्रम में चली जाती है और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई भी करती है। एंजल को बचपन से ही डांस करने का काफ़ी शौक होता है। वहाँ पे जब टीवी देखती है और टीवी में जब लोगों को डांस करते हुए देखती है, उन्हीं की तरह देखकर खुद भी डांस करती है, जिसकी वजह से एंजल भी अच्छा खासा डांस करना सीख जाती है। जब कुछ साल का समय गुजरता है, इधर मुंबई शहर के सोनी चैनल पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है बुगी वुगी। दरअसल इस प्रोग्राम में बच्चे और बच्चियां डांस करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात की जानकारी जब इधर एंजल को मालूम चलता है, एंजल भी एक फॉर्म भर देती है और एंजल का इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाता है। जैसे इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाता है, एंजल मुंबई में चली जाती है और इस बुगी वुगी प्रोग्राम में इतने बेहतर तरीके से अपने परफॉर्म को करती है कि आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस प्रोग्राम का विनर बन जाती है, जिसके बाद एंजल को इनाम के तौर पे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। एंजल को जब इनाम के तौर पे पैसा मिल जाता है, उसके बाद से अब एंजल अपने एक बेहतर करियर बनाने के लिए मुंबई शहर में रह जाती है और फिर काम की तलाश करना शुरू कर देती है। एंजल अपनी पूरी कोशिश करती है, काम तो उसे कहीं नहीं मिलता है, पर जो उसे इनाम के तौर पे पैसा मिला था, काम ढूंढते समय वो सारा पैसा भी खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से अब एंजल का मुंबई में रह पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एंजल वापस फिर से इंदौर शहर चली आती है। तब तक एंजल की उम्र लगभग 18 साल हो जाती है। एंजल जब वापस इंदौर में पहुंचती है, 18 साल की जब हो जाती है, वो अनाथ आश्रम में भी नहीं रह पाती है। इसीलिए एंजल इसी छोटी ग्वाल टोली में एक किराए का कमरा ले लेती है और अपना जीवन यापन करने के लिए बच्चे और बच्चियों को डांस करना सिखाने लगती है, जिसमें थोड़ा बहुत पैसा भी कमाने लगती है। लेकिन एंजल जब अकेला होती है
अपने आप को काफ़ी तन्हा महसूस करती है। इसलिए अब एंजल एक पार्टनर की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार एंजल की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और फिर उसी के इलाके का रहने वाला बलवंत सिंह तोमर मिल जाता है। बलवंत सिंह जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, लेकिन देखने में बेहद ही सीधा साधा। बलवंत और एंजल जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। एंजल बलवंत से शादी तो कर लेती है, लेकिन ये शादी का सफ़र भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि एंजल जब डांस की दुनिया में आ जाती है, उसके शौक भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, जो खर्चा बलवंत नहीं संभाल पाता है। इसलिए अब एंजल अपने पति को छोड़ देती है और फिर अकेले रहने लगती है। लेकिन दोबारा जब अकेले रहने लगती है, बच्चों को डांस कराकर पैसा तो कमाती है, लेकिन उन पैसों से एंजल का खर्च पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए अब एंजल अपने शौक को पूरा करने के लिए, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों का चुनाव कर लेती है। दरअसल एंजल अपने ही इलाके के मॉल में जाती है और वहाँ पे बड़े बड़े घर के लड़के जब आते हैं, उनसे पैसे लेकर उनके साथ संबंध बनाने लगती है, जिसमें एंजल अच्छा खासा पैसा भी कमाती है और धीरे धीरे कोलगल के रास्ते पर उतर जाती है। कोलगल के रास्ते पर जब उतरती है, एंजल अच्छा खासा पैसा तो कमाती है, लेकिन आसानी से उसे कस्टमर नहीं मिल पाता है। इसलिए अब एंजल एक डांस बार ज्वाइन कर लेती है, जिसमें उसे महीने का तनख्वाह तो मिल ही जाता है, बड़ी आसानी से उसे कस्टमर भी मिल जाता है। इधर एंजल जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है, अब एंजल को डर सताने लगता है कि जिस कमरे में वो अकेले रह रही है, आज नहीं तो कल पड़ोस के लोग उस पर जरूर उंगली उठाने लगेंगे। इसलिए अब एंजल फिर से एक ऐसे पार्टनर की तलाश करती है जो उसके साथ रह तो सके पर उससे शादी न कर सके। एंजल जब इस तरह के पार्टनर की तलाश करती है, आखिरकार एंजल की मुलाकात नंद किशोर से हो जाती है। नंद किशोर जो नीमच का रहने वाला है, लेकिन नौर शहर में एक नौकरी की तलाश में आता है। उसके बाद से अब नंद किशोर एंजल के साथ ही रहने लगता है। लेकिन एंजल जिस डांस बार में काम करती है, एक दिन एंजल की उसी डांस बार में मुलाकात सतीश से होती है। सतीश जो कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अच्छा खासा पैसा तो कमाता ही है, अय्याशी करने के लिए अक्सर उस डांस बार में जाता है। एक दिन सतीश जब उस डांस बार में जाता है, पहली बार जब एंजल को देखता है तो एंजल की खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है और फिर एंजल के नज़दीक जाने की तरह तरह की कोशिश करने लगता है, जिसे देख एंजल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सतीश उसे चाहने लगा है। एंजल भी अपने आप को नहीं रोक पाती है। जैसे ही अपने तरफ से इशारा देती है, अब सतीश एंजल के पास ही नहीं जाता है, बल्कि उसके ऊपर पैसे भी लुटाने लगता है, जो एंजल को भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। इसीलिए एंजल अब सतीश को अपना दिल दे बैठती है। एंजल और सतीश जैसे ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उसके बाद से एंजल अब सतीश को अपने घर पे बुलाने लगती है। सतीश जब भी एंजल से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट ही नहीं लेकर जाता है, बल्कि उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। इधर एंजल भी दिल खोल करके सतीश के ऊपर अपना पूरा प्यार लुटाती है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, नंद किशोर को लगता है कि एंजल एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। इसीलिए नंद किशोर अब एंजल को अपनी दुनिया में लाने के लिए और उसके पैसों पे ऐश करने के लिए उससे शादी करने का फैसला कर लेता है और एक दिन इस बारे में एंजल से बताता भी है। साथ ही साथ एंजल से कहता है कि तुम यहाँ पे सतीश को आने से साफ मना कर दो। हालांकि सतीश जब एंजल के घर पे जाता है, नंद किशोर के बारे में जब पूछताछ करता है, तो एंजल भी सतीश से झूठ बोल देती है। एंजल सतीश से कहती है कि नंद किशोर मेरा भाई है। इधर नंद किशोर जब एंजल से शादी करने के लिए बात कहता है, इधर एंजल को भी नंद किशोर की सारी सच्चाई पहले से ही मालूम चल चुकी थी। दरअसल नंद किशोर ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 3 बच्चे भी थे। एंजल नंद किशोर से भी पीछा छुड़ाना तो चाहती थी, लेकिन पीछा छुड़ा पाना इतना आसान नहीं था। इधर नंद किशोर जैसे ही एंजल से शादी करने का फैसला करता है, इधर एंजल भी उससे छुटकारा पाने के लिए एक तरकीब बना लेती है। कहती है कि ठीक है, हम दोनों शादी तो कर लेंगे, लेकिन सतीश को कैसे रोकेंगे? वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके लिए क्या करोगे? जैसे इस तरह की बातें कहती है, नंद किशोर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि कहता है कि अगर सतीश नहीं मानेगा तो मैं हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से हटा दूंगा। दुनिया से जब हटाने की बात कहता है, एंजल नंद किशोर को और चढ़ा देती है और कहती है सतीश मानने वाला नहीं है, उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। उसके बाद से नंद किशोर और एंजल दोनों मिल करके सतीश को इस दुनिया से हटाने का
एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 20 अगस्त को एंजल खुद सतीश के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। इधर दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास सतीश जब एंजल से मिलने के लिए जाता है तो अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, आने में मुझे लेट हो जाएगी क्योंकि कंपनी में मीटिंग है, और सीधे एंजल के घर पे चला जाता है। इधर एंजल और नंद किशोर अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही काफ़ी मात्रा में शराब ला करके रखे हुए थे। सतीश जब एंजल के घर पे पहुंचता है, दोनों अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में सतीश को शराब पिलाते हैं। सतीश जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से एंजल को छेड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही एंजल को छेड़ने की कोशिश करता है, ये नज़ारा देख नंद किशोर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि एक रस्सी लेकर के आता है और सतीश के गले में लगाकर जोर जोर से खींचने लगता है। तब तक खींचता है जब तक सतीश की सांसें नहीं रुक जाती है। सतीश के गले में रस्सी लगाकर जब जोर से खींचना शुरू करता है, इधर एंजल भी अपने मोबाइल में उस पल का वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। दरअसल एंजल वो वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करती है क्योंकि एंजल को लगता है कि जब पुलिस इस केस की छानबीन करेगी, इस वीडियो को पुलिस को दिखा देगी और कह देगी कि नंद किशोर ने ही सतीश की हत्या किया है, जिस एवज में नंद किशोर जेल चला जाएगा और एंजल का उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। जैसे ही सतीश की मौत हो जाती है, उसके बाद से दोनों मिलकर के सतीश की डेड बॉडी को एक काले रंग के कबल में लपेट करके रस्सी से बांध देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को उसी के वेगनार में लेकर के वहाँ से रवाना होते हैं। जैसे ही रात्रि को वहाँ से लेकर के रवाना होते हैं, इधर करीब 10 बजे के आसपास सतीश की पत्नी श्रेया अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है। उस वक्त वो फ़ोन नंद किशोर ही उठाता है। श्रेया के बिना कुछ बात को सुने बगैर ही उससे बोल देता है कि मैं सतीश का पीए हूँ, वो मीटिंग में है, बाद में बात कर लेना, और इतनी सी बात कह करके फ़ोन रख देता है और साथ ही साथ सतीश का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद से ये दोनों मिलकर के सतीश की डेड बॉडी को लेकर के इसी बिरला ग्राम थाने के अंतर्गत डाबरी गांव के पुलिया के पास जाते हैं और वहीं पे सतीश की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। लेकिन उधर से जब उसकी वैगनार गाड़ी लेकर के रवाना होते हैं तो उसके गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ से नंबर प्लेट को हटा देते हैं। साथ ही साथ वहाँ से वो गाड़ी लेकर के सीधे दोनों नीमच निकल जाते हैं और नीमच में जा कर के दोनों ही अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं और रोज़ पेपर के माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि पुलिस इस केस में कहाँ तक पहुँची है। पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, दोनों के पास जब पैसे खत्म हो जाते हैं, उसी वैगनार से फिर से इंदौर के लिए रवाना होते हैं ताकि यहाँ से आकर पैसे ले सके। लेकिन रास्ते में जब पुलिस गाड़ी चेकिंग करती है, वैगनार पे जब नंबर प्लेट को नहीं देखती है, दोनों को पकड़ लेती है। वाकई में एंजल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस एंजल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि अपराध करने वाला तो गुनाहगार होता ही है, बल्कि अपराध छुपाने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सतीश के परिवार वालों को मालूम चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई है, किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि सतीश इस रास्ते पे भी जा सकता था। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है अनिल माथुर। अनिल माथुर जो जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं नेताराम तौर। नेताराम जो गांव भदरूणा जिला सांचौर राजस्थान के हैं। तीसरे मेरे व्यूअर है नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जो कस्बा मौदाहा जिला हमीरपुर यूपी के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं बालाराम चौधरी। बालाराम चौधरी जो बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।